नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2। मैं अजय कुमार झा। सारी आंखें दुनिया की, मतलब हिंदुस्तान की, भारत की अभी टीवी चैनलों पर ग्लूड हैं। रिजल्ट आ रहे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें 4 राज्यों में मतगणना आज हो रही है। काफ़ी कुछ सामने आ चुका है। उन 4 राज्यों में जहां मतगणना हो रही है, 2018 की बात अगर हम करें तो वहां भाजपा उन 4 राज्यों में चारों शिकस्त खा चुकी थी। और उन चारों में इस बार भाजपा 3 पर आ रही है, कांग्रेस 1 पर आ रही है। और यह सरप्राइज़ ऑफ सरप्राइजेज़ है कई मायनों में। इस पर हम बात करेंगे आज। तो फिर आगे बात करें इससे पहले आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जा सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों और सगे संबंधियों में इस बात को फैलाएं कि वो इस हमारे साथ जुड़ें। अपने एक्सप्लेनेशंस होते हैं, मेरी अपनी व्याख्या होती है और उससे आप इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रिज़ल्ट ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही आशातीत तरीके से सरप्राइजिंग लग सकता है, कुछ लोग सरप्राइज नहीं हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह चीज़ों को देखते रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है मोदी जी की का मैजिक चला। एक ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। बेशक चला। अपोजिशन में कांग्रेस बाकी जगहों में तो फिसड्डी साबित हुई। कम से कम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ नहीं पाई। उसकी सरकारें अब गिरने जा रही हैं, उसकी सरकार अब वहाँ नहीं रहने वाली हैं। हाँ, परंतु तेलंगाना में भी एक बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि वहाँ कांग्रेस आ रही है और पहली बार आ रही है। इस राज्य के उदय के बाद से अब तक वहाँ इनकी सरकार नहीं थी, बीआरएस की सरकार चल रही थी। और वैसे में कांग्रेस का पहली बार वहाँ आना कई बातों को बतलाता है। भाजपा भी वहाँ ज़बरदस्त एक तरह से उसकी ताकत लगी हुई थी। खुद मोदी जी भी वहाँ हैदराबाद आए हुए थे और ज़बरदस्त रोड शो था। वो रोड शो एक्चुअली काफ़ी पावरफुल था और जिस तरह से लोग वहाँ आए थे वो कोई मामूली बात नहीं थी। और जिस तरह से सपोर्ट दिख रहा था वो मैसिव था। उसने तो एक बार लोगों को भ्रम में डाला कि अगर बीआरएस को कोई चैलेंज कर सकता है यहाँ चंद्रशेखर राव जी को, तो वह भाजपा कर सकती है। पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आ रही है ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। चलिए, पर यह तो है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वह वहाँ हुई है, वह दिख रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इधर जिस तरह से वो रिज़ल्ट आ रहे थे और जितनी बातें हो रही थीं, खास करके अभी जो एग्ज़िट पोल्स भी आए उसमें जो बातें निकल कर के आ रही थी, उससे ऐसा दिखने लगा था कि शायद यहाँ फाइट होने वाला है और कांग्रेस फाइट देगी। और कुछ लोग तो यह भी मानने लगे थे कि कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। पर ऐसा हुआ नहीं। ज़बरदस्त तरीके से भाजपा वहाँ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड। अब इसमें माना जा रहा है कि यह एक बड़ी बात है, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। पर क्या है, क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले हम राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में गहलोत साहब जिस तरह से काम कर रहे थे और जो उनकी स्थिति थी, पहले से भी तय लग रहा था कि राजस्थान में भाजपा आएगी। जो रिवॉल्विंग चेयर वाली जो हम लोग देखते रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में पिछली बार 18 में तो इनकी सरकार सचमुच वो हारी गई थी, लेकिन चलिए बाद में फिर भाजपा की सरकार आ गई, तो चलिए उसी में किनारे लगाता हूँ। अभी चूँकि राजस्थान पर बात कर रहा हूँ तो वहाँ की बात ऐसा माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस एक बार फिर वहाँ भाजपा वहाँ निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन उस पर कुछ संदेह के बादल घिरने लगे थे। कुछ लोग कहने लगे थे, चर्चाएं होने लगी थी कि गहलोत साहब
अंदर खाने ज़बरदस्त तैयारी में हैं और वहाँ वो एक सरप्राइज़ देंगे, पर वो सरप्राइज़ हुआ नहीं। उल्टा सरप्राइज़ यह हुआ कि गहलोत साहब वहाँ से अब जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि भाजपा तो वहाँ आने से रही। बघेल साहब जिस तरह से वहाँ एकदम मजबूती से दिख रहे थे, उसमें तो उनके जाने की गुंजाइश दिख ही नहीं रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये सब क्या हुआ? अब इसमें दो बातें हैं। मुझे लगता है कि यह माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजी जो कुछ भी, अगर ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें तो चारों राज्यों में कुछ इस तरह से है कि अल्टीमेटली मोदी जी का मैजिक चला, और मोदी जी का मैजिक ऐसा चला कि सभी पार्टियां पस्त हुई। अगर हम तेलंगाना की बात करें, लेकिन तेलंगाना में भी भाजपा ने अपनी, अब तक इन्हें पहली बार जो इलेक्शन हुआ था 14 में, उसमें 5 सीटें आई थी। बाद में 19 जो 20 में, हाँ 20 में नहीं 19 में जो चुनाव हुआ उसमें उन्हें कितनी सीटें आई थी? इसके पहले वाले में वो 18 में 1 सीट आई थी, और इस बार 9-10 पर भाजपा जाती हुई दिख रही है। तो बढ़त तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु कांग्रेस वहाँ इस सत्ता में आ जाएगी, इस बात की संभावना हुई नहीं थी। तो अब माना ये जा रहा है कि चलिए जो कुछ भी हुआ, अगर हम ये रिजल्ट 3-1 से डिक्लेयर होने जा रहा है, अगर इस 4 राज्य की बात करें। अब ऐसे में क्या माना जाए? क्या मोदी जी बिल्कुल इनविंसिबल हैं, उन्हें जीता नहीं जा सकता? यह तो मध्य भारत का जो हिस्सा है, इंक्लूडिंग तेलंगाना को भी मैं मध्य भारत में ही लूँगा। उसे जो एक बड़ा ही एक फ्रेज लोगों ने चलाया हुआ है काफ़ी लंबे समय से, हिंदी हार्टलैंड और समथिंग काइंड ऑफ दैट, और जिसे मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ। हिंदी हार्टलैंड क्या होता है? वैसे भी हिंदी जहाँ की भी बात लोग करते हैं वहाँ हिंदी है नहीं। बिहार में हिंदी कहाँ है? लेकिन हिंदी बोलने लगे हैं लोग, वहाँ की अपनी भाषाएं हैं। उसी तरह से हर जगह अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन अब उसे हिंदी हार्टलैंड करके हिंदुस्तान को अलग नज़रिए से देखने का जो कुछ ग्रुप का और कुछ नैरेटिव जो है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं उसे मध्य भारत के तौर पर ही देखता हूँ। भारत के मध्य भाग में अभी जो उथल पुथल हो रहा है इलेक्शन के पश्चात, उसमें सच पूछिए तो मोदी मैजिक चला है। तेलंगाना में भी मोदी मैजिक चला, ऑफ कोर्स सरकार नहीं बनी, अलग बात है। और उधर अपोजिशन का जो इंडी अलायंस या इंडिया या जो कुछ भी INDI ये व्हाटएवर आप जैसे भी उसका नाम ले लें, वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? अब इस पर आज तक लोगों ने गौर नहीं किया कि मोदी जी क्यों बार बार हर जगह जीतते ही हैं। सरकार उनकी भले ही न बने, जहाँ भी उनकी नहीं भी बनती हो, परंतु वो, ये मैंने पहले भी अपने कई एपिसोड्स में इस बात की चर्चाएं की हैं कि मोदी जी वहाँ से बहुत आगे लेकर के चले जाते हैं पार्टी को, जहाँ पर उस वक्त पार्टी खड़ी होती है। अब सरकार नहीं बनना वो इसलिए भी कि अब वहाँ उनकी पैठ नहीं होती थी पहले। बाद में जब वो आते हैं तो अब बंगाल की ही बात ले लीजिए, बंगाल कहाँ से कहाँ चले गए, 3-4 से लेकर के 76, 76, 78 के रेंज में आ गई। और इसे भी मीडिया वाले बराबर प्रमोट करते रहते हैं कि मोदी जी हार गए। अब ठीक है, अपना अपना नज़रिया है देखने का, क्योंकि मोदी जी से तो एक जो एवर्सन है वो तो बिल्कुल सही है, वो तो लोगों के पास है, उसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह से लोग ऐसा करते रहते हैं। आज की स्थिति को मैं यह कहना चाह रहा था कि मोदी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोदी टॉक्स ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफाइंग द कंट्री, प्रोग्रेसिंग, डेवलपमेंट। ये इनका मूल एजेंडा है, देश का मूल एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को यूनाइट करना है और देश के प्राइड को बढ़ाना है। अपोजिशन पार्टियां का सिंपल एजेंडा है कि कितना जो दिख रहा है, आप इससे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, परंतु दिख ही रहा है कि वहाँ पर ज़्यादातर बातें वैसी होती हैं जिसमें देश में जो, जिसे प्लुरैलिटी के नाम पर डिविजिव फोर्स के रूप में आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा दिखता है। अब जैसे कास्ट सेंसस को लोगों ने काफ़ी इम्फेसाइज किया। कास्ट सेंसस अपने आप में
आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि मैं इनकी सरकारें रही थी। अब इस बात को एम्फेसाइज करने में इनकी जिद है। विकास के नाम पर भारत को कहाँ ले जाना है, ऐसा कोई इनका कोई ख्वाब दिखता नहीं है। तो मोदी के खिलाफ जितने एजेंडे चलाने हैं, जिसमें साफ दिखने लगता है कि देश के प्रति, देश को आगे ले जाने के प्रति, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो रिलीजन है, जो जो हजारों हजारों साल तक है, उस पर 50 तरह के कमेंट्स करना इनकी एक आदत सी जो बन गई है। इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा प्रमोट करने में लगे रहते हैं, जिसे जनता साफ नकार देती है। ये एक वजह है। तो जहाँ एक तरफ आप देश के प्राइड की बात करें, वहाँ दूसरी तरफ देश में जितनी भी चीज़ें गड़बड़ हैं उसे हाईलाइट करना बुरी बात नहीं है, परंतु आप उसे इस तरह से रखें कि बस वही एक इशू रह गया है देश में। आखिर जो कुछ भी हो रहा है डेवलपमेंट में, सभी जातियों को लेकर के मोदी जी जो चल रहे हैं, ये बातें दिखती नहीं हैं। और अभी देखिए जिस तरह से चीज़ों को फिर आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि एक बार ये लोग फिर गलती करने जा रहे हैं। फिर इनकी बैठकें होने वाली हैं और फिर कुछ इसी तरह के एजेंडे संभवतः ये अगर सेट करते हैं तो ये अल्टीमेटली 2024 में भी इनके लिए कोई बहुत अच्छा न्यूज़ शायद ही ला पाए, जो मैं देख रहा हूँ। अब ऐसे में क्या माना जाए? ऐसे में मोदी जी को चैलेंज कर पाना मुझे तो लगता है कठिन होता जा रहा है। लेकिन एक बात और ज़रूर हुआ है कि तेलंगाना में जिस बात की चर्चा मीडिया पर भी हो रही है कि नेशनल पार्टी ने पहली बार एक रीजनल पार्टी को रिप्लेस किया है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। ये एक बड़ा मैसेज है। तो अगर ऐसा कांग्रेस कर सकती है तो ऐसा भाजपा भी कर सकती है। ये भाजपा के मनोबल को भी बढ़ाएगा आने वाले समय में। तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, ये और कर्नाटक में चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, क्या होंगी, उस पर अब मुझे लगता है कि भाजपा भी ज़बरदस्त तैयारी करेगी 2024 के लिए। 2024 में राज्यों के चुनाव उस तरह से तो होने वाले नहीं हैं। वहाँ तो नेशनल जो चुनाव होना है लोकसभा का, वही होना है। वहाँ पर अब बहुत कुछ साफ होता जा रहा है कि मोदी जी 2024 को बहुत आसानी से सेल थ्रू करने वाले हैं। 2023 के इस चुनाव को अगर उपचुनाव ना भी माना जाए, क्योंकि मैं इसे नहीं मानता हूँ, ये रीजनल इलेक्शंस हैं, लेकिन अगर इसे मान भी लिया जाए तो ये एक बात का इंडिकेशन तो दे ही रहा है कि इस सेमी फाइनल को जो अपोजिशन पार्टियों ने जिसे बना करके बराबर बढ़ाया हुआ था, उसमें बढ़त भाजपा ले गई है और स्ट्रेटेजिकली वो सुपीरियर साबित हुई है। आप मेरी इन बातों से सहमत हैं या नहीं हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड एक्सपैंड योर फैमिली। डिस्कस इट डेलिबरेटली। मैंने वी कैन टॉक इट, वी कैन डिस्कस, वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग विचार का आदान प्रदान तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ एक बार फिर से आपसे आग्रह है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने सब्सक्राइबर बेस को आगे बढ़ाने में मदद करें और शेयर भी करें अपने लोगों के बीच। धन्यवाद। जय हिंद।